अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSc 7th सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग की यूनिट नंबर 1 के सेक्शन डी, जो कि हमारे साथ डेथ एंड डाइंग है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इस लेक्चर को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब कोई इंसान मर रहा होता है तो उस दौरान उसमें किस किस्म के चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलती है, और इस तरह से जो मरने वाला इंसान होता है तो एज अ नर्स उसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको मैनेज कर सकते हैं, और हमें कौन से काम ऐसे करने चाहिए जिससे वो मरने वाला बंदा जो है वो आराम से मरे, सुकून से मरे और बिल्कुल रिलैक्स होकर पुर अ, क्या कहते हैं इत्मीनान से जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ बात करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इमोशनल ट्रांजिशन एट लाइफ एंड। कहते हैं कि जब ज़िंदगी ख़त्म हो रही होती है, ज़िंदगी की खात्मा हो रही होती है, तो इस दौरान जो मरने वाला बंदा होता है तो उनके इमोशन में तब्दीलियाँ जो है वो रोनुमा होती है, उनकी इमोशन में जो है चेंजेस जो है उनको फेस करने पड़ते हैं। तो वो कौन से चेंजेस है जो कि मरने वाला जो इंसान होता है उसको फेस करनी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इमोशनल ट्रांजिशन एट लाइफ एंड्स कहते हैं। ट्रांजिशन से मुराद तब्दीलियों का आ जाना, इमोशन से मुराद जो हमारे इमोशन होते हैं, सो इमोशनल तब्दीलियों का आ जाना जब ज़िंदगी का खात्मा हो रहा होता है। ठीक है, सो although there are many theories about the emotional transition encountered by dying people, the best known is, कहते हैं कि वैसे अगर हम थ्योरीज देखें तो वैसे हमारे साथ बहुत सारे ऐसे थ्योरीज मौजूद है जिसमें मरने वाले लोगों के बारे में जो है हमें बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो मरने वाले लोग होते हैं, जो मरने वाला बंदा होता है, तो उनको ख़ास किस्म के इमोशनल ट्रांजिशन स्टेजेस से जो है गुज़रना पड़ता है। लेकिन हमारे साथ एक ऐसी थ्योरी भी है जिसको बहुत ज़्यादा बेस्ट कंसीडर किया जाता है और उसको जाना जाता है। ठीक है, और वो हमारे साथ कौन सी थ्योरी है इस पर हम आगे डिटेल से बात करेंगे। एलिज़ाबेथ कोबलर रोज। एलिज़ाबेथ कोबलर रोज ये कौन है? एलिज़ाबेथ कोबलर रोज ये हमारे साथ एक थ्योरिस्ट है जिन्होंने ज़्यादातर काम जो है डेथ और मरने वाले लोगों पर किया हुआ है। मतलब यह है इसका कि एलिज़ाबेथ कोबलर रोज ने ज़्यादातर उन पेशेंट पर जो है अपना काम किया है, अपने एक्सपेरिमेंट, अपने रिसर्च किए हैं जो कि मरने वाले होते हैं या वो मर चुके होते हैं। ठीक है, तो जो मरने वाले लोग होते हैं उनके साथ क्या हो रहा होता है, वो क्या फेस कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ जब वो मर जाते हैं तो उनके मरने के बाद उनके फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं। ठीक है, उनके फैमिली मेम्बर्स पर क्या गुजरता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में एलिज़ाबेथ कोबलर रोज ने अपनी थ्योरी में काफ़ी डिटेल के साथ बातें की है। ठीक है, Elizabeth Kubler-Ross identify 5 emotional stages experienced by dying individual। इसी तरह से एलिज़ाबेथ कोबलर रोज ने जो है जब बंदा मर रहा होता है तो मरने वाला जो इंसान होता है तो वो 5 इमोशनल स्टेजेस से गुजरते हैं, और इस 5 इमोशनल स्टेजेस को जो है एलिज़ाबेथ कोबलर रोज ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं और हमें बताए हुए हैं, जिसको हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो हमारे साथ 5 इमोशनल स्टेज में सबसे पहला जो हमारे साथ स्टेज आता है वो है डेनियल स्टेज। डेनियल स्टेज में क्या होता है,
है डेनियल स्टेज में हमारे साथ जो मरने वाला बंदा होता है वो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता, वो ये बात मानने को तैयार नहीं हो रहा होता कि मैं मरने वाला हूँ, और इसी वजह से वो बार बार यही कहता है कि आखिर मैं ही क्यों, ठीक है, मेरे साथ जो है इस तरह से नहीं हो सकता, मैं नहीं मर सकता, ठीक है। और वो सिचुएशन को मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इस सिचुएशन को डेनियल सिचुएशन कहते हैं। और ये हमारे साथ 5 इमोशनल स्टेजेस में पहला स्टेज है जो कि मरने वाला इंसान फेस करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा स्टेज है वो है एंगर स्टेज। एंगर स्टेज में क्या होता है? एंगर स्टेज में जो मरने वाला इंसान होता है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है, वो यही कह रहा होता है कि आखिर मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, आखिर मैं ही क्यों मर रहा हूँ, आखिर मैं ही इनको मरने के लिए मिला था, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है अपनी कंडीशन पर। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरा स्टेज है उसको क्या कहते हैं? उसको बार्गेनिंग कहते हैं। बार्गेनिंग में क्या होता है? बार्गेनिंग में हमारे साथ जो मरने वाला पेशेंट होता है वो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा जो है टेंस रहता है। तो उसने जो है सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है मगर अगर लेकिन इन चीज़ों में वो जो है वो पड़ा रहता है, इन चीज़ों में जो है वो कंफ्यूज रहता है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो चौथा स्टेज है इमोशनल स्टेजेस का वो है डिप्रेशन। इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में हमारे साथ जो मरने वाला पेशेंट होता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में जाने के पीछे इनके जो वजूहात है वो बहुत सारे होते हैं, जिसमें एक वजह ये भी होती है कि एक तो उनके फैमिली मेम्बर्स उनसे पीछे रह जाते हैं, ठीक है। अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और कहता है कि मेरे जाने के बाद इनके साथ क्या होगा या इनका क्या बनेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कुछ अधूरे काम जो हैं उनके अधूरे रह जाते हैं, तो इस वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो पांचवा स्टेज है इमोशनल स्टेजेस का, पांचवा जो स्टेज है उसको हम एक्सेप्टेंस स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो मरने वाला इंसान होता है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, ये मरना जो है ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और हर इंसान को जो है एक ना एक दिन मरना ही होता है, और मेरा टाइम जो है वो आ गया है, इसलिए मैं मर रहा हूँ, ठीक है। तो वो सिचुएशन को जो है मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये वो 5 इमोशनल स्टेजेस है जो कि एक मरने वाला इंसान मरने से पहले इसको फेस करते हैं, ठीक है। डेथ कैन इन्वॉल्व फियर दैट आर फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब कोई बंदा जो है वो मरने वाला होता है तो वो बंदा बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो जाता है। अब उनका जो खौफ होता है तो वो फिज़िकल फ़ियर भी हो सकता है, सोशल फ़ियर भी हो सकता है, और इमोशनल फ़ियर भी हो सकता है, ठीक है। और ये तीनों फ़ियर जो है वो हो सकते हैं जो कि एक मरने वाला बंदा जो है इसको फेस कर रहा होता है, इसको सफ़र कर रहा होता है। इसमें क्या होता है? फिज़िकली मरने वाले इंसान को जो डर लगा होता है वो इस बात का लगा होता है कि वो अपने आप को हेल्पलेसनेस का शिकार जो है अपने आप को समझ लेता है, मतलब वो अपने आप को बेमददगार समझ लेता है, क्योंकि वो मरने वाला होता है और इस सिचुएशन में उसकी कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता जो कि उनको मरने से बचाए या उनकी जो लाइफ ड्यूरेशन है उसको प्रोलॉन्ग करे। तो इस वजह से वो अपने आप को हेल्पलेसनेस फील करता है, ठीक है। इसके अलावा डिपेंडेंस, वो मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंस हो जाता है, ठीक है, दूसरों पर जो है वो मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करने लगता है। लॉज ऑफ फिज़िकल फैकल्टीज़, इसी तरह से उनके जो फिज़िकल फैकल्टीज़ है, ठीक है, उनके जो फिज़िकल फंक्शन है वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मल्टीलेशन हो जाती है, और इसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से उनको बहुत ज़्यादा खौफ
महसूस हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा डर उनको लग रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सोशल फियर की बात करें तो सोशली वो इस वजह से खौफ महसूस कर रहे होते हैं, इस वजह से वो डर रहे होते हैं कि सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, क्योंकि वो फैमिली से अलग हो रहे होते हैं या अलग होने वाले होते हैं, तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा खौफ लगा होता है। लिविंग बिहाइंड अनफिनिश बिजनेसेस, इसके अलावा उनके जाने के बाद उनके अधूरे काम जो है वो रह जाते हैं, तो इन कामों के अधूरा रहने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा खौफ लगा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा वो खौफ में मुब्तला होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर इमोशनल फियर की बात करें तो इमोशनल फियर इनको इस वजह से होती है कि बीइंग अनप्रिपेयर्ड फॉर डेथ, क्योंकि वो अभी डेथ के लिए, मरने के लिए वो अभी तैयार नहीं हुए होते, वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं समझ रहे होते, तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा खौफ लगा होता है। एंड व्हाट हैपन आफ्टर डेथ, और इसी सोच में वो लोग मुब्तला होते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मरने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इमोशनली फियर का शिकार हुए होते हैं। इंटरवेंशन फॉर फियर, तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो है नर्सिस का काम आ जाता है और इस तरह से फैमिली मेम्बर्स का काम जो है यहाँ पर उनका रोल आ जाता है कि किस तरह से हम मरने वाले पेशेंट की इस खौफ को कम कर सकते हैं, उनकी इस डर को जो है किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सो टास्क इज नीडेड, सबसे पहले जो है हम उनसे बात करेंगे, उनकी ज़रूरत के मुताबिक हम उनसे बात करेंगे, हस्ब ज़रूरत हम उनसे बात करेंगे, उनको जो है हम हौसला देंगे, उनको हम सपोर्ट देंगे। ठीक है, अवॉइड सुपरफिशियल आंसर, सुपरफिशियल आंसर को हमने बिल्कुल अवॉइड करना है, मतलब हम ये नहीं कहेंगे उनको कि ये अल्लाह की चाह है। ठीक है, बल्कि हम उनको जो है इस तरीके से उनको हौसला देंगे कि वो जो है उनका जो खौफ है वो कम हो जाए, और ज़्यादा ना हो बल्कि वो कम हो जाए। ठीक है, इसके अलावा प्रोवाइड रिलीजियस सपोर्ट इज़ अप्रोप्रिएट, उनको जो है हम रिलीजियसली जो है उनको हवाले देंगे। ठीक है, उनको जो है हम बताएंगे रिलीजियसली, मजहबी तौर पर जो है हम उनको रिवायात सुनाएंगे। ठीक है, और उनको हम हौसला देंगे, तो इस तरीके से उनका जो खौफ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। स्टे विद द पेशेंट एज नीडेड, और इसी तरह से पेशेंट के साथ जो है हमने रहना है। ठीक है, उनको जो है हमने अकेला नहीं छोड़ना, तो इस तरीके से उनका जो खौफ है वो थोड़ा सा कम होता जाएगा। वर्क विद फैमिली टू स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट, इसी तरह से हम उनके फैमिली के साथ जो है उनसे बातचीत करेंगे, उनको हम कहेंगे कि आप अपने पेशेंट को क्या करें, अपने पेशेंट के साथ टाइम गुजारें, उनके साथ बातचीत करें, ताकि उनको हौसला मिले, उनको जो है सपोर्ट मिले, उनको ताकत मिले। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइंग, फिजियोलॉजी ऑफ डाइंग से मुराद ये है कि जब बंदा मर रहा होता है तो इस दौरान उनके जो फंक्शन होते हैं, मरने वाले बंदे के जो फंक्शन होते हैं उस पर क्या असरात मुरतब होते हैं या उसमें किस किस्म की चेंजेस जो है वो देखने को मिलती है, तो इसको कहते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइंग। ठीक है, सोमैटिक डेथ एंड डेथ ऑफ द बॉडी, सबसे पहली बात जो मरने वाले बंदे में होती है वो ये होती है कि उनकी जो बॉडी होती है वो मुकम्मल तौर पर उसकी डेथ हो जाती है। सीरीज ऑफ इरिवर्सिबल इवेंट्स लीडिंग टू सेल्फ डेथ, इसके अलावा मरने वाले इंसान के बॉडी में कुछ ऐसे इवेंट, इरिवर्सिबल इवेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से उस मरने वाले इंसान के बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, और ये डेथ इरिवर्सिबल डेथ होती है जो कि दोबारा ठीक नहीं हो सकती। काजेज ऑफ डेथ वेरीज, और इसी तरह से जो डेथ है इसके जो काजेज है, वजूहात है, वो भी हमारे साथ मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं। ठीक है, हाउ एवर, इसके अलावा देयर आर बेसिक बॉडी चेंजेस लीडिंग टू ऑल डेथ, इसके अलावा हमारे बॉडी में कुछ बुनियादी चेंजेस जो है वो रोनुमा होते हैं जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पर इंसान की डेथ हो जाती है। These basic body changes result in the death of all vital body system.
अब जब ये बेसिक बॉडी चेंजेस हमारे बॉडी में आ जाती है, तो इसके बाद हमारे बॉडी के जितने भी इम्पोर्टेंट सिस्टम है, जितने भी वाइटल बॉडी सिस्टम है, वो उसकी मुकम्मल तौर पर डेथ हो जाती है। वो अपने जो फंक्शन है वो मुकम्मल तौर पर स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है। अब हमारे साथ जो वाइटल बॉडी सिस्टम है, इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ पल्मोनरी आ जाता है, मतलब हमारे लंग्स आ जाते हैं। अनेबल टू ऑक्सीजनेट द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी को फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, या ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने की जो सलाहियत है हमारे लंग्स की, वो ख़त्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। एसेस फॉर पुअर ऑक्सीजनेशन, इसके अलावा जो ऑक्सीजनेशन है वो हमारे बॉडी को पुअरली सप्लाई हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्किन है वो पेल हो जाता है, जर्द हो जाता है, साइनोटिक जो है वो काज हो जाती है, स्किन जो है वो मोल्ट हो जाता है, और इसके साथ साथ स्किन की जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा स्किन जो है वो कूल ठंडा ठंडा फील होता है। एंड डार्क स्किन, इसके अलावा अगर कोई डार्क स्किन वाला बंदा है तो उसकी फिर हम म्यूकस मेम्ब्रेन को चेक करते हैं। उनके पाम, उनके हाथों और उनके पाँव के जो हाथों के जो पाल्म है, हथेलियाँ है, और पाँव के जो सोल है, उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस, अब जो मरने वाला बंदा होता है तो उनके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या चेंजेस देखने को मिलती है। सो सबसे पहले लार्ज लोड ऑन हार्ट व्हेन लंग्स फेल्स, जब लंग्स फेल हो जाते हैं, जब लंग्स अपना काम करना छोड़ देते हैं, तो इस वजह से हार्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और बहुत ज़्यादा लोड जो है वो हार्ट पर पड़ जाता है। ठीक है। हार्ट नॉट गेटिंग नीडेड ऑक्सीजन, और इस वजह से हार्ट को जो है हस्ब ज़रूरत ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, क्योंकि वहाँ पर लंग्स फेल हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो हस्ब ज़रूरत हार्ट को नहीं मिल रही होती। पंपिंग हार्ट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्कुलेट ब्लड, इसके अलावा हार्ट की जो पंपिंग सलाहियत है, हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जिसके ज़रिए ब्लड को जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जा सके। तो इस वजह से हार्ट की जो पंपिंग है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, और फिर ब्लड जो है वो सर्कुलेट नहीं होती प्रॉपर तरीके से। ब्लड बेक अप काजिंग फेलियर, इसके अलावा ब्लड जो है वो दोबारा से हार्ट में आता है और आगे नहीं जाता, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है। लीड्स टू पल्मोनरी एंड लिवर कंजेशन, जिसकी वजह से लंग्स में और इसके साथ साथ लिवर में लिवर में जो है ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर जो है ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन में क्या होती है, ब्लड सर्कुलेशन के साथ डिक्रीज एज हार्ट लेस एबल टू पंप, जाहिर बात है जब हार्ट पंप करना बंद कर देता है या डिक्रीज़ कर देता है, तो फिर ब्लड सर्कुलेशन जो है इसमें भी काफ़ी डिक्रीज़ आ जाती है। मे हैव अ ड्रेंचिंग स्वेट, जिसकी वजह से फिर पेशेंट को जो है ड्रेंचिंग स्वेट्स आने लगते हैं, मतलब उन पर पसीना आ जाता है एज डेथ अप्रोचेस, जिसकी वजह से मौत उनको जो है आ जाती है। जब मौत उनके करीब आ जाती है तो उन पर फिर बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। ठीक है। पल्स बिकम वीक एंड इरेगुलर, इसके अलावा जब डेथ का टाइम आ जाता है, मरने का टाइम आ जाता है, तो पेशेंट के जो पल्स है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और इसके साथ साथ पल्स की जो रिदम है वो मुकम्मल तौर पर इरेगुलर हो जाती है। इसके अलावा अगर पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो इसका मतलब ये है कि मरने में जो है अभी कुछ घंटे जो है वो बाकी है। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है। इफ़ पल्स इज़ वीक एंड इरेगुलर, लेकिन अगर पल्स जो है अगर वो वीक है, कमज़ोर है, और उसका जो रिदम है वो इरेगुलर है, तो इसका मतलब ये है कि डेथ जो है, मौत जो है वो होने वाली है और सर पर कड़ी है। ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ दीज इवेंट लीड्स टू सेल डेथ एंड डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और जब ये सारे इवेंट हो जाते हैं तो इसके नतीजे में ज़ाहिर बात है फिर हमारे बॉडी के जो सेल्स है वो मुकम्मल तौर पर उसकी डेथ हो जाती है, और इसके साथ साथ फिर ऑर्गेनिज्म की जो डेथ है वो भी वाक़या
हो जाती है। एज पल्मोनरी एंड कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम फेल, जैसे ही हमारे लंग्स और हमारा जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है ये फेल हो जाते हैं, इनके फंक्शन जो है मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाते हैं, तो अदर बॉडी सिस्टम बिगेंस टू फेल्स आल्सो। तो इसके फेल होने के साथ साथ हमारे बॉडी के जो दूसरे सिस्टम है वो भी फेल होना शुरू हो जाते हैं। फेलिंग मेटाबॉलिज्म, जिसमें पहले नंबर पर हमारा जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो फेल हो जाता है। मेटाबॉलिक रेट डिक्रीजेस ऑलमोस्ट स्टॉपिंग, जिसमें हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो डिक्रीज हो जाता है और तकरीबन मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाता है। फीसिस माइट बी रिटेन और इनकॉन्टिनेंस माइट बी प्रेजेंट। फीसिस जो है या तो बॉडी के अंदर रह जाते हैं या इनकॉन्टिनेंसली जो है वो बॉडी से बाहर जो है वो निकल रहे होते हैं। ठीक है, इनकॉन्टिनेंस से मुराद इनवॉलंटरी वो बाहर आ रहे होते हैं। ठीक है, फेलिंग यूरिनरी सिस्टम, इसके साथ साथ जो यूरिनरी सिस्टम है वो फेल होना शुरू हो जाता है। यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज, हमारा जो यूरिनरी आउटपुट है मतलब यूरिन जो है वो बहुत कम आता है पेशेंट को। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर जो है वो इतना लो हो जाता है कि किडनी की जो फिल्ट्रेशन फंक्शन है वो नहीं हो रही होती। फर्दर लोड ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ड्यू टू इंक्रीज सर्कुलेशन वॉल्यूम, जिसकी वजह से कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर मज़ीद प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि जो सर्कुलेशन वॉल्यूम है वो मुसलसल बढ़ रही होती है और उसकी सर्कुलेशन नहीं हो रही होती, तो हार्ट पर जो प्रेशर है वो मुसलसल बढ़ रहा होता है। फेलिंग नर्वस सिस्टम, इसके साथ साथ जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है तो वो भी फेल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज ऑक्सीजन टू ब्रेन। जब ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ब्रेन के जो फंक्शन है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिरी बात है, हम सबको पता है कि हमारे ब्रेन का जो मेन और मेजर न्यूट्रिएंट है वो क्या है, वो ऑक्सीजन है। अगर हमारे ब्रेन को 1 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो इससे हमारे ब्रेन का तकरीबन 30 से लेकर 40% तक हमारे ब्रेन के जो फंक्शन है वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्रेन को तो इसका मतलब यह है कि ब्रेन के फंक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। सेंसेशन एंड पावर लॉस्ट इन लेग, इसके अलावा सबसे पहले हमारे लेग्स में सेंसेशन, चीज़ों को महसूस करना, और हमारे लेग्स में जो है पावर वो कम हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे हाथों में सेंसेशन और पावर जो है वो कम हो जाती है। में रिमेन कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और कोमाटोज, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान या तो बंदा कॉन्शियस रहता है या सेमी कॉन्शियस रहता है या मुकम्मल तौर पर वो कोमा में होता है। ठीक है, स्पेसिफिक सेंसरी डिक्लाइन, अब जो स्पेसिफिक सेंसरी डिक्लाइन होती है, सेंसरी जो प्रोसेस है उसमें डिक्रीज आती है, तो वो क्या है, डाइंग पर्सन टर्न्स टूवर्ड लाइट, सीज ओनली व्हाट इज नियर। डाइंग, जो मरने वाला बंदा होता है तो वो सिर्फ लाइट की तरफ हो जाता है, उनको सिर्फ वही दिखाई देता है जो उनके करीब होता है। ठीक है, कैन ओनली हेयर व्हाट इज डिस्टिंक्टली स्पोकन, और सिर्फ उसी बातों को सुन रहे होते हैं जो कि उस टाइम वो लोग उनके सामने कह रहे होते हैं। ठीक है, टच इज डिमिनिश, इसके साथ साथ अगर आप मरने वाले बंदे को टच करें तो वो आपकी टच को महसूस नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि हाथों और पैरों में जो सेंसेशन है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो फिर टच को वो महसूस नहीं कर पाते। रिस्पॉन्स टू प्रेशर लास्ट टू लीव। ठीक है, इसके साथ साथ डाइंग पर्सन माइट टर्न टूवर्ड और स्पीक टू समवन नॉट विजिबल टू एनीवन एल्स, जो मरने वाला बंदा होता है तो वो ऐसे चीज़ों की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं जो कि दूसरे लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होता। ठीक है, मतलब इसका ये है कि जो मौत का फरिश्ता होता है उनके सर पर खड़ा होता है तो सिर्फ उसकी तरफ मुतवज्जा रहते हैं और दूसरे लोगों को वो दिखाई नहीं दे रहा होता। ज़ाहिरी बात है। ठीक है, आइज़ में रिमेन ओपन इवन इफ़ अनकॉन्शियस, इसके अलावा अगर मरने वाला बंदा अनकॉन्शियस भी हो तब भी उनके आइज़ जो है वो खुले ही रह जाते हैं मरने के बाद। ठीक है, पर्सन माइट
रियली जस्ट बिफोर डाइंग, ठीक है। इसके साथ साथ फर्दर न्यूरोलॉजिकल डिक्लाइन एट डेथ, डेथ के टाइम पर मज़ीद जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में डिक्रीज़ आती है तो वो ये है कि पीपल माइट रिएक्ट स्लजियसली, प्यूपल जो है वो फिर लाइट को बहुत कम रिएक्ट करता है, मतलब डायलेट नहीं होता अगर उस पर हम लाइट को फोकस करें। पेन माइट बी सिग्निफिकेंट, पेन जो है उनको हो रही होती है। असेस फॉर पेन इफ पर्सन अनेबल टू टॉक, अगर बंदा बात नहीं कर रहा तो पेन के ज़रिए हम उनकी असेसमेंट करते हैं। उनको रेस्टलेस हुई होती है, ठीक है, उनके मसल्स टाइट हो जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ प्रोवाइड पेन मेडिकेशन एज नीडेड, चूँकि पेशेंट को पेन हो रही होती है तो इसके लिए हम उनको मेडिकेशन देते हैं ताकि उनकी जो पेन है वो कम हो जाए। नेवर लॉस साइट, ठीक है। डेथ इज़ द एंड एज वी नो इट फॉर दैट पर्सन, और इसी तरह से डेथ जो है जब हम ऐसे बंदे को जान लेते हैं, ऐसे बंदे को एसेस कर लेते हैं जिनमें ये सारी बातें मौजूद होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है मर चुका है। वी कैन ओनली सपोर्ट लिसन थेराप्यूटिकली, हम ऐसे बंदे को सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं और उनको जो है थेराप्यूटिकली सुन सकते हैं, मतलब इनकी बातों को हम क्या करते हैं, तवज्जो के साथ सुनते हैं, तो इससे भी उनको बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। मेक द पर्सन एज फिज़िकली कंफर्टेबल एज पॉसिबल, इसी तरह से जितना भी हमसे हो सकता है हम अपने पेशेंट को जो है फिज़िकली कंफर्टेबल बनाएंगे, ठीक है। वो उनको जो है हम कंफर्टेबल फील कराएंगे जितना भी हमसे हो सकता हो। We can also use our knowledge and expertise to strengthen, support and prepare the family. इसके साथ साथ ज़ाहिर बात है जब पेशेंट मर रहा होता है तो इसके साथ उनके फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, तो हम अपने नॉलेज को बरूह कार लाते हुए, अपने एक्सपीरियंस को बरूह कार लाते हुए उस पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको क्या करते हैं, इस सिचुएशन के लिए तैयार करते हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं, उनको हम हौसला देते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ क्रिटिकल केयर नर्सिंग के यूनिट नंबर 1 का सेक्शन डी, जो कि हमारे साथ डेथ एंड डाइंग था, जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।